आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मैं हूं स्वाति चौहान। आज का स्पेशल एपिसोड फोकस्ड है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, सबसे पहले हमारी श्रद्धांजलि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत को। जनरल रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी भी नहीं रही। रेडियो सबरंग की पूरी टीम जनरल रावत जैसे जाबाज के इस असमय हुए निधन से दुखी है और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आज का प्रोग्राम, और ये भी है सेना से ही जुड़ा। 50 साल पहले इन्हीं दिनों बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया था। उसी युद्ध में शहीद होने वाले एक नौजवान अरुण खेत्रपाल की कहानी पर है आज का ये विशेषांक, जहां उनकी ब्रेवरी के बारे में सुनिए उनके छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल से। कैसे चुनी थी 21 साल के अरुण खेत्रपाल ने फौज की राह। अरुण जो है बचपन से ही, जब भी मेरे फादर कभी फॉरवर्ड एरिया में जाते, कभी भी रेजिमेंट में जाते, अर्ली मॉर्निंग उनको जाना पड़ता था, तो अरुण सबसे पहले तैयार होके रेडी होता था कि पापा मैं चलूंगा आपके साथ में। वो नौजवान जिसने कर दी थी परमवीर चक्र जीतने की भविष्यवाणी। अरुण से नो आई नीड टू रेज अ सेकंड टोस्ट, एंड दिस सेकंड टोस्ट आई रेज टू द सेकंड परमवीर चक्र विनर ऑफ पुणे हॉर्स, सेकंड लेफ्टिनेंट Arun Khetrapal. Can you imagine? You know, war had not even been declared. This was 6 months before the war happened. फौजियों के परिवार भी जीते हैं देश के लिए, और जब उन्हें मिलती है शहादत की खबर। मेरी मदर बाहर निकली और वहां पे एक डाकिया खड़ा था, और डाकिये के हाथ में एक टेलीग्राम था। शहीद हुई है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। 16 दिसंबर 1971 सुबह 10:15 का वक्त। 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक ने दुश्मन के 4 टैंक तबाह कर दिए थे। अरुण अपना रेडियो ऑफ कर चुके थे, क्योंकि वो वापस लौटने का अपने कमांडर का ऑर्डर लेना नहीं चाहते थे। मगर इससे पहले कि वो 5वें टैंक को तबाह कर पाते, उस टैंक से निकले गोले ने अरुण के टैंक को निशाना बना दिया और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए। उनकी इस वीरता के लिए उनकी शहादत को सम्मान देते हुए उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इतनी यंग एज में ऐसा देश प्रेम का ऐसा जज्बा। आज उनकी शहादत को 50 साल पूरे हो रहे हैं, और साथ ही 1971 की उस जंग के भी 5 दशक गुजर चुके हैं। इस मौके पर मैंने खोजा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल को। मुकेश खेत्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सबरंग पर। थैंक यू जी। मुकेश जी, 50 साल हो गए हैं 1971 के युद्ध को, जिसमें आपके भाई अरुण जी को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला था। आज आप अपने भाई को कैसे याद करते हैं? एक खबर छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। इट वाज अबाउट माय ट्रिप दैट माय फादर मेड टू हिज होम टाउन इन सरगोदा, और जब वो वहां पे पहुंचे तो इत्तेफाक से उनको मेजर नासिर, लेटर ऑन ब्रिगेडियर नासिर से मुलाकात करने का मौका मिला। और ब्रिगेडियर नासिर, जैसे आप शायद जानती हैं, वो स्क्वाड्रन कमांडर थे जिसकी तोप से वो जो गोला मेरे टैंक को हिट किया था, जिसकी वजह से मेरे भाई शहीद हुए थे। मुझे कम से कम नहीं तो 125 से ऊपर मैसेजेस आए
कई जान पहचान वाले लोग थे और कई ऐसे भी लोग थे जिनसे मैं पहले मेरी मुलाकात नहीं थी। 50 साल कोई कम नहीं होते। आज भी मेरे दिल में एक दर्द है। और उस दिन जब हमें ये खबर मिली थी, क्योंकि कोई अगर अपने टाइम से पहले चले जाएं, और वो केवल 21 वर्ष की आयु के थे जब ये हादसा हुआ, तो एज अ यंगर ब्रदर मेरे पेरेंट्स और हम एक छोटी सी फैमिली होने के नाते हमारा गम जो था, वो दर्द, वो मिटना इतना आसान नहीं होता। तो एक एक साइड से वो दर्द फिर ऐसे मौके पे फिर उभर के आ जाता है जब लोग उनकी याद में हमारे से भेंट होने की या हमारे से कांटेक्ट करने की एक किस्म से फिर उभर के बाहर आता है। दूसरी साइड, हाँ, गर्व की बात है कि आज अगर मेरे भाई साहब नहीं रहे इतने साल बाद, आज भी अगर वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं मुकेश जी। अभी आपने कहा कि आपके पिताजी सरगोदा गए थे और वहाँ पर ब्रिगेडियर नासिर से मुलाकात हुई थी। तो और जब उन्हें वहाँ पर ये बात पता चली तो किस तरह की फीलिंग्स थी आपके पिताजी की? मैं यही कह सकता हूँ कि जब वो लौट के पाकिस्तान से दिल्ली आए, तो कई दिनों से तक वो बड़े चुपचाप से रहने लग गए। उन्होंने यहाँ तक कि ना तो मेरी मदर को, ना मेरे मेरे को इस बात का जिक्र किया कि ब्रिगेडियर नासिर को पाकिस्तान में मुलाकात हुई। और कुछ हफ्ते भर बाद इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा, जब वो प्रेस के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि जनरल कार्डोजो एक किताब परमवीर चक्र पे रिलीज कर रहे थे होटल में, और उस अवसर पे उन्होंने मेरे फादर को इनवाइट किया था कि वो किताब की रिलीज में जरूर आए। और वहां प्रेस से जब उन्होंने मुलाकात की, तो ये बात का की जिक्र उन्होंने प्रेस से करी। और प्रेस ने जब ये बात छापी, तो मुझे इसके बारे में तब पता लगा जब मैं इंडिया टुडे की मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें ये आर्टिकल छपा हुआ था। और जब ये आर्टिकल छपा, तो मैंने अपने फादर से पूछा कि पापा, आपने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तो उनका एक सिंपल सा जवाब था कि बेटा, मैं आपको क्या बताता। तो हमने भी उस बात को आगे हम भी ना पूछ सके, और ना ही उन्होंने इसके बारे में आगे हमसे बात करना ठीक समझा। सेना में जाने की राह अरुण जी ने क्यों और कैसे चुनी? कि ऐसा है कि मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे दादाजी भी फौज में थे, और मेरे परदादा जी भी फौज में थे। तो हम 3 पीढ़ियों से हमारे फैमिली की कोई ना कोई मेंबर फौज में सर्व करते आए हैं। तो डिसाइड यही हुआ था कि एक बेटा फौज में जाएगा और दूसरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मेरे बड़े भाई साहब मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उनके ऊपर मेरे पिताजी की भावना ये थी कि वो आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग करेंगे। और उन्होंने कहा मुझे फौज में जाना चाहिए। मेरे भाई साहब ने आईआईटी का एग्जाम में अपीयर किए और उनको सफलता भी मिली। वो क्वालिफाई हो गए थे आईआईटी में। जी। पर कुछ ही दिन बाद एनडीए का एक एग्जाम भी उन्होंने को, फादर ने कहा था कि आईआईटी का एग्जाम कठिन है, तो आप एनडीए का एग्जाम भी दे दीजिए। तो जब एनडीए का रिजल्ट थोड़े दिनों बाद आया, तो अरुण वाज क्वाइट श्योर कि मैं आईआईटी में नहीं जाऊंगा और मैं एनडीए में एक फौजी अफसर बनना चाहता हूं। पर उनसे हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पिताजी से इस बात में उनको कह सकते। जी। तो उन्होंने मेरी मदद से रिक्वेस्ट करी
कि मामा पापा को आप जरा समझाइए, मुझे आईआईटी नहीं जाना, मैं एनडीए जाना चाह रहा हूँ। मदर ने भी उसको पहले समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे। पर अरुण ने बार बार मेरी मदर से कहा कि नहीं मामा आप पापा को बताइए। तो एक दिन डिनर टेबल पे मेरी मदर ने हौसला उठा के मेरे फादर से कहा कि मदन, अरुण आईआईटी नहीं जाना चाह रहा है। मेरे फादर मुड़ के देखे, क्यों अरुण, ये क्या कह रहे हो? तो उस पे किसी तरह से अरुण ने हिम्मत उठा के कहा कि जी पापा, मैं आईआईटी नहीं जाना चाहूंगा, मुझे एनडीए जाना है। मेरे फादर ने काफी उनको समझाने की कोशिश करी और अगले 3-4 दिन डिनर टेबल पे बड़ा टेंस सा माहौल होता था। पर जब उन्होंने देखा कि अरुण का मन एक किस्म से डिटर्मिन्ड था कि नहीं उन्हें एनडीए ही जाना है, तो एक दिन फाइनली माय फादर सेड कि अच्छा अच्छा चलो बेटा, जो आप चाहते हैं आप वैसे करिए। एंड अरुण हैड नो सेकंड थॉट्स, उन्होंने बड़ी खुशी से कहा तो फिर पापा इट इज अग्रीड, आई एम ज्वाइनिंग द एनडीए। और उस पे फिर मेरे पिताजी ने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा कि बेटा अब तुम आईआईटी की तैयारी कर लो। तो हकीकत यही है कि हाँ, मैं जी। आईआईटी गया। पर इस तरह जो है, क्योंकि अरुण जो है बचपन से ही, जब भी मेरे फादर कभी फॉरवर्ड एरिया में जाते, कभी भी रेजिमेंट में जाते, अर्ली मॉर्निंग उनको जाना पड़ता था, तो अरुण सबसे पहले तैयार होके रेडी होता था कि पापा मैं चलूंगा आपके साथ में। और मैं सोचता था कि नहीं नहीं अभी ठंड है, अभी सुबह बहुत जल्दी है, तो मैं थोड़ा सा अभी आई वाज नॉट सो कीन। आप सुन रहे हैं 1971 के युद्ध में दुश्मन के 4 टैंक ध्वस्त करके शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के भाई मुकेश खेत्रपाल से खास बातचीत। कार्यक्रम में अभी आगे सुनिए आखिर कैसे अरुण खेत्रपाल को मोर्चे पर जाने के लिए भी एक स्पेशल टेस्ट से गुजरना पड़ा था। फाइनली कर्नल होशियार सिंह ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप फ्रंट पे आना चाहते हैं तो फिर मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, और अगर उस टेस्ट में आप सफल हो गए तब मैं आपको परमिशन दे सकता हूं। मुकेश जी, बाद में अरुण जी के साथ साथ वालों से, किताबों से आपने उनकी वीरता के किस्से तो पढ़े ही होंगे। अगर आप हमारे सुनने वालों को ये भी बता सकें कि कैसे अरुण जी ने कई टैंक ध्वस्त कर दिए थे दुश्मन की सेना के। जी, उससे पहले, कहने से पहले मैं आपसे एक और वाक्य से जानकार करना चाहूंगा जी जी जी। कि जब आईएमए से वो पास आउट हुए तो वो पूना हॉर्स जैसी रेजिमेंट में जाके उनकी भर्ती हुई। जी पूना हॉर्स इज वन ऑफ द, जिसको कहते हैं, मोस्ट हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। और जब एक नया अफसर उस रेजिमेंट में ज्वाइन करता है तो एक वहां पे एक डाइनिंग इन सेरेमनी के तौर पे होती है, जहां पे वो सब रेजिमेंट ऑफिसर्स, फॉर्मल डिनर होता है, सिट डाउन डिनर होता है, एंड दे रेज अ टोस्ट। तो फाइनली वो अरुण के पास उनके कहा कि अब द फाइनल टोस्ट इज योर्स यंग मैन अरुण, सो व्हाट डू यू हैव वांट टू टोस्ट। सो अरुण ने ग्लास उठा के कहा कि I'd like to first raise a toast for Colonel Tharapur, the first Paramveer Chakra winner of Pune Horse. And 65 की लड़ाई में Colonel Tharapur was the commanding officer and he got the Paramveer Chakra and he died in battle and was equally brave as Arun was. So everyone said, yeah, that's a good toast to raise. सबने सोचा कि अब खत्म हुआ, but Arun said, no, I need to raise a second toast. And this second toast I raised to
the second Paramveer Chakra winner of Pune was Second Lieutenant Arun Khetrapal. Can you imagine? You know, war had not even been declared. This was 6 months before the war happened. And Arun ने ऐसी बात कही तो लोग सब ने कुछ हंसी मजाक में सबने अरुण का पीठ थपथपाया, पर कौन जानता था कि 6 महीने बाद यही लफ्ज एक्चुअली ट्रू होते। फिर उसके बाद में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो एक यंग ऑफिसर्स कोर्स हो रहा था अहमदनगर में। यंग ऑफिसर्स कोर्स वो होता है जब आपको अपने बेसिक आर्म के बारे में, जो आर्मर्ड कोर के टैक्टिक्स हैं उसके बारे में उस कोर्स में समझाया जाता है। पर क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी तो ये कोर्स आधे रास्ते बीच में ही बंद कर दिया गया और अरुण को कहा गया कि अब आप उसके साथ में ऑल द यंग ऑफिसर्स कि आप लोग सब रेजिमेंट जाइए क्योंकि देयर इज अ वॉर गोइंग टू हैपन, सो प्लीज रिटर्न टू योर यूनिट्स। तो अरुण ने वो कोर्स खत्म नहीं किया। तो जब ये रेजिमेंट में पहुंचे तो कर्नल होशियार सिंह, लेटर ऑन लेफ्टिनेंट जनरल होशियार सिंह, who was a commanding officer, told Arun, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आप थोड़ा रेयर में रहेंगे, आप फॉरवर्ड पोजीशन पे आप नहीं आ पाएंगे। इस पे अरुण का पहले तो दिल बहुत मायूस हुआ, पर मुड़ के उन्होंने कहा कि नो सर, a war is once in a lifetime and you cannot deprive me of going to the front। कर्नल होशियार सिंह ने एक दो दफा कहा पर अरुण बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते गए कि नहीं सर, नहीं सर। फाइनली कर्नल होशियार सिंह ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप फ्रंट पे आना चाहते हैं तो फिर मैं आपका एक टेस्ट लूंगा और अगर उस टेस्ट में आप सफल हो गए तब मैं आपको परमिशन दे सकता हूं। तो एक खास टेस्ट अरुण के लिए किया गया और अरुण ने बड़ी मेहनत से उस टेस्ट के लिए तैयारी करी और ऑफ कोर्स सफल हुए। और क्योंकि वो टेस्ट में सफल हो गए तो कर्नल होशियार सिंह को अब कोई तरीका नहीं था कि वो अपने वर्ड से बैकआउट करते और अरुण को उन्होंने सम्मति दी कि ठीक है, आप फॉरवर्ड एरिया में आ सकते हैं। तो जब वो फॉरवर्ड एरिया में उनको कहने को लिए आया तो उन्होंने एक सीनियर हवलदार जो नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं उसने अरुण से कहा कि आप स्क्वाड्रन कमांडर तो हैं, पर ये जो एनसीओ हैं आप इनकी बात में थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं और इनको मैं आपके साथ में रख रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली अरुण के लिए क्या हुआ कि जब ये समुद्र बसंतर रिवर है, जब उसको पार कर रहे थे तो उस साइड से एनिमी मशीन गन फायर हुआ और ये एनसीओ एक्सपायर्ड। सो एज अ रिजल्ट नाउ अरुण वाज लेफ्ट सोनली इन कमांड। दूसरी साइड से एक माइनफील्ड थी और कमांडिंग ऑफिसर का ये कहना था कि क्योंकि माइनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत समय लग रहा था तो सारे टैंक्स को उन्होंने ये ऑर्डर किया कि आप माइनफील्ड की परवाह ना करें, हमें इतना टाइम नहीं है कि आप चलते जाएं, माइनफील्ड क्लियरेंस की वेट ना करें। और अगर एक कोई टैंक किसी वजह से माइनफील्ड से टकरा जाए तो दूसरा टैंक उसको ओवरटेक करके आगे जाएगा। लकीली all the tanks went through the minefield safely and when they reached the other side तो पता लगा कि वहां पे इंडियन इन्फेंट्री पे पाकिस्तानी आर्मर का अटैक हो रहा था। तो बहुत जरूरी थी कि इंडियन आर्मर को पोजीशन पे आना जरूरी था जल्द से जल्द। और अरुण अपने 2 और टैंक के साथ में आगे की तौर गए। इनके साथ में 2 और लेफ्टिनेंट अलावत एंड एक और कैप्टन मल्होत्रा जो दूसरे टैंक में थे। तो ये सब एनिमी पोजीशन की तरफ बढ़े। मुझे बताया जा रहा है कि कैप्टन मल्होत्रा की गन नहीं चल रही थी और लेफ्टिनेंट अलावत का टैंक हिट हो गया था, तो इसलिए अब केवल अरुण
जो ऑफिसर थे और बाकी टैंक्स ये एनिमी पोजीशन को के सामने बैटल फ्रंट पे पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये आर्मर का की सबसे बड़ी जंग जो हुआ है that has ever occurred happened on that morning on 16th। धीरे धीरे इन्होंने एक एक टैंक एनिमी के को हिट करते गए। फाइनली Arun's tank also got hit, it was on fire। कहा जाता है कि अगर टैंक में आग लग जाए तो अंदर बारूद होता है, अंदर फ्यूल होता है, it can burst। So Arun was asked to evacuate his tank। He said, Arun, your tank is on fire, please pull back, evacuate। पर उस मौके पे अरुण ये भी देख रहे थे क्योंकि बाकी टैंक्स हमारी साइड से काफी डिस्ट्रॉय हो गए थे और अगर अरुण विड्रॉ कर जाते तो वो पूरी जो इन्फेंट्री थी और पाकिस्तानी आर्मर को ब्रेक थ्रू मिल जाता अगर वो विड्रॉ कर जाते। जी जी। तो बताया जा रहा है कि अरुण ने इंटरकॉम को बंद कर दिया। ओह। उन्होंने ये कहा, ये लास्ट वर्ड्स उनके ये थे, नो सर, माय गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल गेट द सो एंड सो। और उन्होंने अपनी इंटरकॉम बंद कर दी क्योंकि अगर वो बंद नहीं करते तो इट वुड टैंटमाउंट टू डिसोबेइंग द सुपीरियर्स ऑर्डर्स और वो फौज में इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। जी। इसी बीच में अब और लड़ाई होती गई। एक और टैंक का गोला जो है उसमें से उनके एक और साथी थे जो ड्राइवर था टैंक का, वो मारा गया। एंड अरुण एंड हिज गनर टुक ऑन द टैंक्स वन बाय वन। बताया जा रहा है कि 7 या 8 टैंक उनके इन्होंने नष्ट किए। फाइनली देयर वाज द एनिमी कमांडर्स टैंक, ये जो मेजर नासिर and Arun's tank were within 200 yards of each other। They both fired। Arun's tank hit, the gun hit Major Nasir's tank। Major Nasir was lucky he could evacuate the tank, but in return Major Nasir's tank also hit Arun's tank and he died on the spot। So that is what I know about what happened उस दिन 16 दिसंबर को in the morning। That is what happened। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी हो, जब तक थी सांस लड़ी हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। आप आज के खास प्रोग्राम में सुन रहे हैं 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने के मौके पर उस युद्ध में परमवीर चक्र जीतने वाले फौजी अरुण खेत्रपाल की कहानी उनके भाई मुकेश खेत्रपाल की जुबानी। फौज में जाने वाले हमारे सैनिक अकेले फौज में नहीं जाते, बल्कि उनके साथ ये जिंदगी जीता है फौजियों का परिवार भी। और सोचिए 50 साल पहले जब देश युद्ध में गया होगा और फौजी मोर्चे पर गए होंगे, तब अपने परिवार वालों से संपर्क करने का उनका जरिया क्या रहा होगा। और इसी में क्या आप सोच सकते हैं कि मोर्चे पर शहीद होने वालों की आखिर ये खबर कैसे और कितने दिन बाद मिलती होगी। हम लोग बड़े टेंस थे क्योंकि रेडियो सलोन से कुछ खबर आती थी, कुछ कभी कभी सिग्नल टूट जाता था और फिर आती थी, पर पूरे मॉर्निंग भर हम लोग, मेरे फादर, मेरी मदर और मैं, हमारा कान पूरी तरह से उस ट्रांजिस्टर रेडियो की तरफ था। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। बहुत ही इमोशनल। मैं तो आपको सुन रही हूँ, आप लोग ने तो बिल्कुल इसको जिया है।
तो मेरे लिए सवाल पूछना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप क्या हमारे श्रोताओं को वो क्षण बता सकते हैं जब अरुण जी की शहादत की खबर मिली थी आप लोगों को? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ताकि हमारे श्रोता और हम जैसे लोग भी ये समझ सकें कि सैनिकों के परिवार वाले भी उनके साथ कैसे देश के लिए जीते हैं। जी, ये जो लड़ाई हुई थी ये 16 दिसंबर को हुई थी। उस समय टेलीविजन और मीडिया जो है वो इतना एडवांस नहीं था। हमको एक ये रेडियो सिलोन से ब्रॉडकास्ट होती थी और हमारे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था जिससे हमें रेडियो सिलोन की सिग्नल या खबर आती रहती थी कि क्या हो रहा है। और क्योंकि ये वॉर हो रही थी तो देयर वाज मतलब कंटिन्यूअस खबर रेडियो सिलोन से ब्रॉडकास्ट होती थी। हम अपना 16 तारीख को हमको पता लगा कि एक बहुत खास टैंक बैटल हुई है। और हमें ये भी पता था क्योंकि 65 की लड़ाई में मेरे फादर भी उसी एरिया में उन्होंने 65 ऑपरेशंस में ही वाज पार्ट ऑफ वन कोर और उनको भी आइडिया था कि वो टैंक बैटल में मेरे ब्रदर की रेजिमेंट भी डेफिनेटली एक अंक उनका भी था। जी। हम लोग बड़े टेंस थे क्योंकि रेडियो सलोन से कुछ खबर आती थी, कुछ कभी कभी सिग्नल टूट जाता था और फिर आती थी। पर पूरे मॉर्निंग भर हम लोग, मेरे फादर, मेरी मदर और मैं, हमारा हमारा कान पूरी तरह से उस ट्रांजिस्टर रेडियो की तरफ था। खैर 16 तारीख को जो हुआ और 17 मॉर्निंग पे हमें पता लगा कि सीज फायर हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो हम लोग ने ब्रीथ जिसको कहते हैं कि जो सिर पे हमारे, जो हम इतने टेंशन पे बैठे हुए थे, तो एक रिलीफ हुई कि चलो अब वॉर तो खत्म हुई और अरुण वापस आएंगे। और मेरी मदर ने अरुण का कमरा जो था उसको ठीक ठाक सफाई करने में लग गई और हम भी अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहे थे। तो 17 की तारीख में हमें वी वर वेरी हैप्पी। 17 खत्म हुई, फिर 18 खत्म हुई, 19 की सुबह 19th मॉर्निंग लगभग 8:30 बजे मॉर्निंग में हमारे घर के बाहर किसी ने घंटी बजाई। मैं तैयार हो रहा था कॉलेज जाने के लिए। मेरी मदर बाहर निकली और वहां पे एक डाकिया खड़ा था और डाकिये के हाथ में एक टेलीग्राम था और उस टेलीग्राम में जैसे मेरी मदर ने खोला तो ये लिखा था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल killed in action. My mother जोर से चिल्लाई, वहीं बेहोश हो गई। जैसे हमने आवाज सुनी हम दौड़ते दौड़ते बाहर आए। हमने वो टेलीग्राम उनके हाथ में देखा और उस तरह से हमें पता लगा कि अरुण got killed in action. मुकेश जी, अरुण जी की का जो ये सैक्रिफाइस है, देश के लिए जो शहादत उन्होंने दी, ये हम लोग सब याद रखेंगे सालों साल तक। हम सबके बीच में इसी तरह से वो जीवित रहेंगे। मेरे पास सवाल और भी हैं लेकिन मेरी पूछने की हिम्मत नहीं है। आपने रेडियो सबरंग के साथ बात की, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमको जॉइन करने के लिए। Thank you. देश की सीमा पर 21 साल का एक नौजवान पूरी बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। उनकी मां को 3 दिन बाद एक तार से उनकी शहादत की खबर मिली। आप सोच सकते हैं उस मां की स्थिति जब उसे राष्ट्रपति महोदय के सामने खड़े होकर ये सुनना पड़ा होगा कि कैसे जांबाजी से उसका लाडला दुश्मन का सामना करते हुए शहीद हो गया।
कैसे उसके कदम उठे होंगे उसकी शहादत का सम्मान लेने, भले ही वो शौर्य का सर्वोच्च सम्मान क्यों ना हो। मगर उस नौजवान की मां ने तब के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के हाथों वो सम्मान लिया। आज 50 साल बाद और इसके अगले कई 50 सालों तक भी हमें नहीं भूलना चाहिए ऐसे शूरवीरों की उस शहादत को जिन्होंने इस देश की सरहद पर देश का माथा ऊंचा रखने के लिए जान कुर्बान कर दी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के साथ ही ऐसे हर वीर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म करने की इजाजत चाहती हूँ। आप सबको स्वाति चौहान का नमस्कार। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।